दिल्ली में मेयर पर घमासान खत्म होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप था कि चुनावों में 47 वोट में सीक्रेसी नहीं बरती गई। ऐसे में बीजेपी पार्षद स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को फिर से शुरू कराने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बोतलें फेंकी गई, एक दूसरे पर कटोरे फेंके गए। कुछ पार्षदों ने तो बैलेट बॉक्स को ही उठाकर फेंक दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच झड़प के बाद कल रात से 13 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी सदन के अंदर तैनात किया गया, लेकिन इसके बाद भी जब हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि साल 2019 में शरद पवार बीजेपी के साथ गठबंधन में आकर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन वो फडणवीस को सीएम बनाने पर राजी नहीं हुए थे। शरद पवारांचा एकमेव अजेंडा होता की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक देवेंद्र फडणवीस जी होऊ नये। त्यांनाही माहिती होतं की देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस भुईसपाट झाल्याशिवाय राहणार नाही। त्यांचा अनुभव त्याला 14 ते 19 आला होता। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि साल 2019 में अजित पवार ने बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तब शरद पवार को इसकी पूरी जानकारी थी और खुद शरद पवार के कहने पर ही ये सब हुआ था। वहीं मुंबई में शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र की अगली और पहली महिला मुख्यमंत्री बताया गया। इससे पहले एनसीपी मुख्यालय के बाहर अजित पवार का पोस्टर लगाया गया था, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र का अगला सीएम बताया गया था। महाराष्ट्र के ठाणे से राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत पर आरोप लगाया था कि श्रीकांत ने उन्हें जान से मारने के लिए एक गुंडे को सुपारी दी है। राउत के इस आरोप के खिलाफ ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने कापूर बावड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 211, 153A, 500, 501 और 502 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संजय राउत की शिकायत का कोई आधार नहीं है और वो एक जनप्रतिनिधि का नाम खराब कर रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों शिवसेना की कमान शिंदे गुट को सौंप दी थी, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं और इसका कारण है शालिग्राम की वायरल वीडियो, जिनमें वो एक फंक्शन में जाति सूचक शब्दों के साथ लोगों को डराता नजर आ रहा था। इसी बीच शालिग्राम का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो कट्टे से फायर करते हुए नजर आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम का ये नया वीडियो एक शादी का बताया जा रहा है। वीडियो की सत्यता की जांच की गई, जिसके बाद फरियादी की तहरीर पर पुलिस ने संज्ञान लिया और शालिग्राम गर्ग पर आईपीसी की धारा 294, 323, 506 और 427 सहित एसटी अधिनियम के तहत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति शादी समारोह में कट्टा लहराते हुए मारने की धमकी दे रहा था। उसके दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि ये व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग है, जिसके बाद परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। करता है। उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कुमार विश्वास की आरएसएस पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा था। कुमार विश्वास ने बजट पर बात करते करते ये बात कही थी। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद कुमार विश्वास ने माफी मांगी। कुमार विश्वास का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर कुमार विश्वास के ऊपर सवाल उठाए। आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है
तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। उधर कुमार विश्वास के बयान को लेकर बीजेपी आरएसएस ने आपत्ति जताई है, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान पर आरएसएस को घेरा। देखिए, कुमार विश्वास जी ने जो कहा है वो सही तो कहा है। आरएसएस के बारे में आरएसएस करती क्या है? पढ़ती लिखती तो है नहीं, नफरत फैलाने का काम करती है। भिवानी में हुए नासिर जुनैद हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। राजस्थान पुलिस ने बुधवार को इस हत्याकांड में 8 लोगों के शामिल होने का खुलासा किया, लेकिन इन 8 लोगों में मोनू मानेसर का नाम आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। पुलिस के मुताबिक जिस सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी से दोनों का अपहरण हुआ, उसे पुलिस ने हरियाणा में एक गौशाला से बरामद कर लिया है और रिंकू ने पूछताछ में पूरी वारदात को कबूल किया। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। उधर सीएम गहलोत ने इस मामले पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। मैं तो कहूँगा कानून अपना काम करे। तब जैसे अगर उन्होंने एफआईआर कर दी, वापस क्लोज भी रहेगी। हमारे यहाँ कंपनी किया हुआ है एफआईआर को, तो मैं ज्यादा इन बातों में नहीं पढ़ता हूँ। मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। भारत और चीन के बीच बुधवार को एलएसी विवाद को लेकर बीजिंग में बैठक हुई। दोनों देशों के बीच इस विवाद को लेकर ये 26वीं बैठक थी। 2019 के बाद पहली बार दोनों देशों ने आमने सामने बैठकर बात की। बैठक में एलएसी पर पश्चिमी सेक्टर के हालात की समीक्षा हुई। साथ ही एलएसी के बाकी इलाकों से पीछे हटने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही दोनों देशों ने सीनियर कमांडर्स के साथ अगली मीटिंग को जल्द कराने की भी बात कही। इससे पहले 17 जुलाई को हुई बातचीत के बाद भारत और चीन की ओर से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि मीटिंग में दोनों ने खुलकर अपनी बातों को रखा और गंभीरता से मुद्दे पर बात की। दोनों देशों ने फिर इस बात को दोहराया कि एलएसी पर शांति के लिए जल्द ही बचे हुए मुद्दों का समाधान जरूरी है। दोनों देशों ने दोहराया कि बातचीत जारी रहेगी और सैन्य और डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत में इन मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद अब 20 दिसंबर को दोनों के बीच बातचीत होगी। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद संघर्ष बढ़ गया। तब से दोनों देश तनाव कम करने और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता में लगे हुए हैं। दोनों देशों ने बॉर्डर पर अपने सैनिक बढ़ाए हैं। मुजफ्फरनगर में इन दिनों गो तस्करों ने पशुओं की चोरी का नया तरीका निकाला है। चोर इन दिनों तस्करी के लिए गाय की चोरी का ऐसा तरीका निकाल रही हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गौ तस्कर मुजफ्फरनगर में मारुति 800 कार से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। यकीन नहीं आता तो ये देखिए कैसे बछड़ा रात के वक्त घर के बाहर खड़ा था। तभी ये 2 चोर आते हैं और बछड़े को कार में भगाकर ले जाते हैं। बछड़े की किडनैपिंग पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस की टीम हरकत में आई और चोरों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मामला तो गौ तस्करी का है और देखते ही देखते पुलिस का आमना सामना गौ तस्करों से होता है और गौ तस्करों ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर घायल हुए। पुलिस ने मौके से दोनों तस्करों के पास से कट्टा और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को कल 1 साल पूरा हो जाएगा। इससे पहले रूस ने चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के युद्धाभ्यास की हैं, जहां तीनों देशों की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास में रूस का एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत भी हिस्सा ले रहा है, जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ने में सक्षम है। ये मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेजी से जा सकती है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि वो युद्धाभ्यास में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं दागेगा। युद्धाभ्यास से पहले तीनों देशों के सैन्य कमांडरों ने बैठक की और युद्धाभ्यास से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले साल 2019 में इन 3 देशों के बीच एक और साझा सैन्य अभ्यास हुआ। उस वक्त इसमें कुल 7 जहाज शामिल थे, जिनमें तीनों मुल्कों के एक युद्धपोत, सर्वे जहाज और फ्यूलिंग शिप शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये युद्धाभ्यास काफी अहम है, क्योंकि नौसेना की प्राथमिकता अपने समुद्र में मछली पकड़ने वाली जहाजों को बचाने की और हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से लड़ने की है, जिसमें चीन और रूस उसकी मदद